अब हम गाजा पट्टी की ओर रुख करेंगे। गाजा में युद्ध विराम अभी भी बना हुआ है, लेकिन बस मुश्किल से। इजराइल साफ कहता है कि वो जिसे खतरा माने उस पर हमला करने का अधिकार रखता है, चाहे युद्ध विराम हो या ना हो। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और हमास से जुड़े समाचार माध्यमों के अनुसार पिछले 2 दिनों में इजरायली हवाई हमलों से गाजा में कम से कम दर्जन लोग मारे गए हैं। इसी बीच हमास नेताओं ने काहिरा में ट्रंप की शांति योजना के दूसरे चरण पर बातचीत की, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसमें कम प्रगति और दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास है। मैं अब स्टूडियो में मेहमानों की ओर लौटना चाहती हूँ। आप जानती हैं, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि इजराइल संघर्ष विराम में हमास कमांडरों को निशाना बना रहा है, और आप जानती हैं संघर्ष विराम के अनुसार इजराइल को केवल गाजा पट्टी के 53% हिस्से पर ही नियंत्रण रखना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये संख्या बढ़कर 60% हो गई है। हमें इसके बारे में क्या जानकारी है और इन लगातार हो रहे हमलों के बारे में इजराइल की तरफ से क्या सफाई दी जा रही है, जिन्हें हमास संघर्ष विराम का उल्लंघन बता रहा है? देखिए, ट्रंप योजना पूरी तरह हमास को निरस्त करने के बारे में थी, लेकिन हमास ठीक इसका उल्टा कर रहा है। वे फिर से हथियार जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और आईडीएफ द्वारा जिन कई लोगों को निशाना बनाया गया है वे आतंकवादी ऑपरेटिव्स हैं जो ठीक यही कर रहे हैं। सीनाई से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी की कोशिश कर रहे हैं और गाजा के उन हिस्सों में फिर से विस्फोटक फैक्ट्रियां स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर हमास का नियंत्रण है। तो हमास ही है जो ट्रंप योजना का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रहा है और इजराइल ने शुरू से ही कहा है कि अगर हमास अपने हथियार नहीं डालता, जो कि साफ तौर पर कभी होने वाला नहीं था, तो वो उसी तरह से कार्रवाई करेगा जैसा वो समझता है। ये अभी भी एक निम्न स्तर का संघर्ष है क्योंकि फिलहाल ईरानी और लेबनानी क्षेत्र इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठान की प्राथमिकताएं हैं। तो जो हम देख रहे हैं वो मूल रूप से हमास के आतंकी लक्ष्यों को रोजाना एक एक कर निशाना बनाना है। इनमें से कुछ नुखबा आतंकवादी हैं, बटालियन कमांडर हैं, स्नाइपर हैं, यहां तक कि पैसे की तस्करी करने वाले भी हैं। ये सब युद्ध विराम उल्लंघनों संबंधी खुफिया जानकारी के जवाब में की जा रही कार्रवाई है और इनमें से कुछ आतंकवादी ऑपरेटिव्स 7 अक्टूबर के नरसंहारों में भी शामिल थे। लेकिन आखिरकार हमारे सामने इससे कहीं बड़े रणनीतिक सवाल हैं। दक्षिणी गाजा में एक परियोजना चल रही है जिसमें पायलट जोन बनाकर नागरिकों को वहां जाने का विकल्प देना है और कारवा लगाना है। हम वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि गाजा के नागरिकों को हमास के क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश की जा सकती है। क्या यही दिशा होगी, या फिर जैसा कि आईडीएफ के कई लोग चाहते हैं, असल में युद्ध को समाप्त करना है, जिसका मतलब है गाजा पट्टी के बाकी हिस्सों में जाना, यानी गाजा के केंद्रीय हिस्सों और गाजा सिटी में हमास का नियंत्रण खत्म कर किसी और अथॉरिटी को सौंपना। ये दोनों में से एक होगा, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है जो हमें रातों रात या कल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी 2 मोर्चे अभी भी इजराइल के संसाधनों के लिहाज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सही। तो दैन, मैं जल्दी से आपसे बात करना चाहती हूँ। जाहिर है हमास ने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया है, इसमें कोई हैरानी नहीं है। इजराइल ने भी युद्ध के बाद की योजना में पूरी तरह सहयोग करने से इनकार कर दिया है और फिर ये काहिरा वार्ताएं भी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही हैं। क्या ट्रंप की गाजा शांति योजना असल में कोई योजना है या सिर्फ दिखावा? मुझे सच में नहीं पता। ट्रंप ने कहा कि हमास ने हथियार छोड़ने और उनकी योजना मानने पर सहमति दी, जो इजराइल के लिए अहम था, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि हमास ने सहमति दी हो। याकूब के अनुसार इसमें हैरानी नहीं कि वे शर्त से बचने और फिर से हथियार जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ किया जाएगा, लेकिन अमेरिकियों ने, मेरा ख्याल है, पिछले 7 महीने से, शायद 8 महीने से इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है। और जाहिर है कि वे ईरान के मुद्दे वगैरह में उलझे हुए थे। देखिए, मैं आज की इस कार्रवाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, हमास ने हथियार नहीं डाले, ये बहुत बुरा है। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा कि न सिर्फ, आप जानते हैं, हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर मारा जाए, बल्कि एक ऐसी योजना भी बनाई जाए जिसमें शायद आबादी को हमास क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जाए। इजराइल उस क्षेत्र में काम पूरा करता है जहां नागरिक नहीं है। मुझे लगता है हमास इसे रोकने की कोशिश करेगा, पर कम से कम ये एक योजना है, पर यहाँ कोई योजना नहीं है। मेरा मानना है कि समझौते के बाद इजराइल ने करीब 1000 नागरिक मारे हैं। ये कोई योजना नहीं है। मैं कई सालों से ये तर्क दे रहा हूं कि गाजा में नागरिक हताहतों को रोकना सिर्फ एक नैतिक अनिवार्यता ही नहीं, बल्कि यहूदी मूल्यों के हिसाब से भी एक अनिवार्यता है। ये राजनीतिक रूप से भी समझदारी है और भू राजनीतिक रूप से भी समझदारी है। इन टीवी स्टूडियोज में बैठे लोग मुझे भोला कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार कोई विकल्प नहीं है
और यही सही अनुपात है, बाकी सब बकवास है। क्योंकि अब हर कोई उस चीज को लेकर परेशान है जो इजराइल के लिए हमास को हटाने से भी ज्यादा रणनीतिक है, और वो है कि अमेरिका का इजराइल को समर्थन अब खतरे में है, और बुरी तरह से खतरे में है। ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ चल रहे अन्यायपूर्ण दुष्प्रचार अभियानों से नहीं, बल्कि इस तथ्य से भी जुड़ा है कि इजराइल ने बिना पछतावे दसियों हजार नागरिक मारे। तो आज जो हो रहा है वो ये है कि सेना ने जवाब नहीं दिया है। आज गाजा में लोगों की मौत पर सबसे साफ जवाब याकोव लैपिन ने i24 न्यूज इंग्लिश पर दिया। सेना नहीं बता रही कि वो क्या कर रही है। सही है। और ये सार्वजनिक कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता है। अगर कूटनीति की बात करें तो सरकार को बताना चाहिए कि वे सेना से क्या करवा रहे हैं जिससे इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है आज ज्यादातर रिपब्लिकन सांसदों ने सिर्फ एक संदेश देने के लिए इजराइल के खिलाफ वोट किया, बल्कि हम रिपब्लिकन पार्टी में भी इजराइल के खिलाफ इसी तरह की बातें सुन रहे हैं। और सर्वे बताते हैं कि अमेरिका में 50 साल से कम उम्र के ज्यादातर लोग अब इजराइल का समर्थन नहीं करते और फिलिस्तीनियों का ज्यादा समर्थन करते हैं। हमास हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये तबाही है। और हर बार जब गाजा में आम नागरिक मारे जाते हैं तो इजरायली अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है कि ज्यादातर को फर्क पड़ता है, लेकिन जो लोग फर्क नहीं भी करते शायद उन्हें भी इस बात की चिंता होती है कि इजराइल को अमेरिका का समर्थन खोना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक रणनीतिक आपदा होगी जो असल में हमास के गाजा में सत्ता में बने रहने से भी बुरी है, जो कि वैसे भी बुरा है। देखिए, मेरा मतलब है जो आप कह रही हैं वो अभी कई पत्रकार दोहरा रहे हैं। इजरायली सेना से साफ स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि हो क्या रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को ही सत्ता में होना चाहिए। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब हम मोराको की ओर रुख करेंगे। मैं आप दोनों का इस स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मोराको ने अभी अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वो गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में शामिल हो सके, अगर ये कभी साकार होता है। आपको याद होगा, मोराको अब्राहम समझौतों में शामिल देश है जिसने 2020 में इजराइल से संबंध सामान्य किए थे। ये एक अरब देश है जो फिलिस्तीनी मुद्दे से उसके गहरे संबंध है, और इसके राजा इस्लामी सहयोग संगठन की यरूशलेम समिति के अध्यक्ष हैं। गाजा को स्थिर करने में मदद के लिए सैन्य अधिकारी, पुलिस और फील्ड अस्पताल तैनात करना मोरक्को को जमीनी स्तर पर आकार ले रही युद्धोत्तर व्यवस्था के केंद्र में ला देता है। अब हमारे साथ एनेट लेवी हैं, जो इजरायली मोरक्कन संबंधों की विशेषज्ञ और मोरक्को में इजरायली मिशन की पूर्व सदस्य हैं। तो एनेट, क्या मोरक्को आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले रहा है या किसी बहुत जटिल स्थिति में कदम रख रहा है? हाँ, असल में मुझे लगता है कि दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि नेतृत्व करना कई बार जोखिम उठाने से भी जुड़ा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में मोरक्को एक सोचा समझा जोखिम उठा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आम तौर पर इस कदम के पीछे एक ठोस जनादेश है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ पीस के संस्थापकों में से एक है। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन भी मिलता है। इस भूमिका को निभाकर यह इजरायली या फिलिस्तीनी किसी एक का पक्ष लेने से बच सकता है। ये शांति निर्माता की तरह काम करता है, जो मोरक्को के लिए बहुत मायने रखता है। अब्राहम समझौते से इजराइल से संबंध बने और अब ये गाजा स्थिरीकरण बल में जुड़ रहा है। अगर ये वाकई अमल में आता है, क्योंकि फिलहाल इसके बारे में सिर्फ रिपोर्टें ही हैं, क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीजें साथ रह सकती हैं, या गाजा में मोरक्को की भूमिका उसके इजराइल के संबंधों में तनाव लाएगी? नहीं, असल में मुझे लगता है कि इजराइल गाजा में मोरक्को की भागीदारी को बहुत सकारात्मक रूप से देखता है, क्योंकि मोरक्को को इस क्षेत्र में उसके सबसे करीबी सहयोगियों और दोस्तों में से एक माना जाता है। और इसके सबूत भी हैं, क्योंकि इस अवधि से पहले भी और 7 अक्टूबर के बाद युद्ध के दौरान मोरक्को क्षेत्र के कुछ देशों में था जिसे बेन गुरियन हवाई अड्डे से सीधी मानवीय सहायता भेजने की अनुमति मिली। और अल-कुद्स समिति में राजा की भूमिका के कारण वास्तव में जो हुआ वो ये था कि मोरक्को ने इजराइल और ओआईसी के बीच एक सीधा सहयोग स्थापित किया। तो मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं कि मोरक्को वास्तव में इन सभी दुनियाओं के बीच एक पुल कैसे बन सकता है, और आमतौर पर विरोधाभास मोरक्को में साथ साथ चलते हैं। मोरक्को द्वारा सैन्य अधिकारियों, पुलिस और एक फील्ड अस्पताल की तैनाती एक गंभीर प्रतिबद्धता है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। राजा को इससे क्या फायदा हो रहा है और इसमें से कितना मोरक्को की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा है और कितना मानवीय चिंता से?
हाँ, मुझे लगता है कि आम तौर पर मोरक्को की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं अफ्रीका और अटलांटिक महासागर साहेल क्षेत्र पर ज्यादा केंद्रित है, न कि मध्य पूर्व पर। पिछले दशक में मोरक्को ने इस क्षेत्र से दूरी बनानी शुरू की है, लेकिन मुझे लगता है कि सीरिया और लेबनान में बदलाव, शासन परिवर्तन के कारण इसमें फिर से रुचि बढ़ी है और मुझे लगता है कि मोरक्को के लिए ऐसा करने का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है कि मोरक्को में एक नीति भी है जिसे रचनात्मक तटस्थता कहा जाता है, जिसे हमने पहले भी मोरक्को को अपनाते हुए देखा है। और इसका मतलब है कि मोरक्को अपनी तटस्थता में निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वह सभी पक्षों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक अधिक गतिशील दृष्टिकोण अपनाता है, ताकि अपने खुद के हितों की भी रक्षा कर सके। और अंत में घरेलू स्तर पर देखें तो फिलिस्तीनी मुद्दा मोरक्को के लोगों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ एक वास्तविक जिम्मेदारी की भावना है। साथ ही मोरक्को के आंतरिक मुद्दों, आने वाले चुनावों और इस परिदृश्य को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। और हाँ, आमतौर पर ठीक है एनेट, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपकी राय सुनना वाकई बहुत दिलचस्प था। धन्यवाद।